नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब एक और देश में क्रांति की आग जल रही है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मानो उनका सब्र का बांध टूट चुका हो और वो तानाशाही और बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है, अपनी मांगों को उन्होंने बुलंद कर दिया है। आइस के खिलाफ भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्रम्प के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं उस तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की, जो अपने देश में प्रोटेस्ट को जबरदस्ती कुचलने के लिए अब कत्लेआम मचाए हुए हैं। धर्म के नाम पर ईरान पर राज करने वाले अकाओ को न अपने ही लोगों को मारने पर लगता है कोई पाप नहीं लगता। आज मास अरेस्ट हो रहा है, आगजनी हो रही है। इंटरनेट शटडाउन से ईरान में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। पुलिस के साथ झड़पों में अभी तक 500 से ज्यादा प्रोटेस्टर की जानें जा चुकी है। ईरान की सरकार ने ये कहा है कि 100 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए हैं। अगर सरकार का यह दावा सच है, कुछ हद तक भी अगर ये बात सच है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि आज ईरान ऐसी अराजकता देख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखी है। उधर अमेरिका और इजराइल जो है वो सालों से ईरान में तख्ता पलट करने का मौका ढूंढते आए हैं। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इसीलिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पर्शियन भाषा में एक बयान जारी किया है, प्रोटेस्टर के साथ हमदर्दी दिखाते हुए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री इंटरवेंशन तक की धमकी दे डाली। अब खबर ये है कि ट्रंप अपनी टीम के साथ ईरान में दखल अंदाजी देने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला तो है नहीं कि रातों रात आप सत्ता पलट कर दें। उन्होंने ईरान में अब 2 फ्रंट्स पर लड़ने के लिए अपनी कमर कस ली है। एक तरफ उन्होंने प्रोटेस्टर्स को डेथ पेनल्टी देने की धमकी दे दी है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को उनके बेसिस पर अटैक करने की धमकी दे दी है अगर वो ईरान के मामले में दखल अंदाजी देते हैं। ईरान पिछले साल जून में दिखा चुका है कि इजराइल हो, मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेसिस हो, कुछ भी ईरानियन मिसाइल की रेंज से दूर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक पब्लिक अपराइजिंग, एक मास रिवोल्ट सत्ता पलट कर सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या इससे भी बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन जाएगा? याद रखिए, बात ईरान की हो रही है। यहाँ अगर सत्ता पलट हुई तो मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स पलट जाएगी। इसीलिए आज के एपिसोड में ईरान की कहानी को डिटेल में समझना होगा। क्यों लाखों लोग आज सड़क पर आ चुके हैं, क्या है उनकी मांगे, ये प्रोटेस्ट का जवाब कत्लेआम से क्यों दिया जा रहा है? क्या ये प्रोटेस्ट सच्ची में एक विदेशी कॉन्स्पिरेसी है जैसे कि खामेनी की टीम बताने की कोशिश कर रही है? इन प्रोटेस्ट के पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है? क्यों ईरान की कहानी में अमेरिका और इजराइल घुसने को तैयार बैठा है? और क्या ईरान में दशकों चलता आया इस्लामिक रीजन अपने अंत की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहा है? जब इस विरोध प्रदर्शन से 500 से ज्यादा जाने गई, तब जाकर दुनिया ने ये चीज नोटिस की कि भैया चल क्या रहा है। लेकिन ये कोई फ्लैश प्रोटेस्ट नहीं है, कोई सडन फिनोमिना नहीं है। ऐसी आग अचानक नहीं लगती, खास तौर पर ईरान जैसे देश में जहां इस्लाम के आड़ में तानाशाहों का राज चलते आया है इतने दशकों से। लेकिन ईरान के लोग आर्थिक लाचारी में कई अरसे से जी रहे थे, फिर पिछले कुछ महीनों में हालात बद से बदतर होने लगे। अब पिछले साल इजराइल के साथ हुई झड़प, जहाँ ईरान ने तलेबी के ऊपर मिसाइल तो बरसा दी, लेकिन फिर अमेरिका बॉम्बर्स ने आकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला बोल दिया। अब इस रंजिश के बीचों बीच ईरान की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ रही है। इन्फ्लेशन कभी 40% तो कभी 70% से ज्यादा। इसके बाद बीते कुछ हफ्ते में ईरान की जो करेंसी है वो फ्री फॉल में चली गई। 28 दिसंबर को ईरानी रियाल यूएस डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर चली गई। 1 यूएस डॉलर की कीमत 1.4 बिलियन ईरानियन रियाल हो गई। इसीलिए इस बार ईरान में जो प्रोटेस्ट है वो किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, हिजाब बैन की वजह से नहीं, तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होता है। अब जो तेहरान के ग्रैंड बाजार के दुकानों ने अपनी स्ट्राइक शुरू की, अपनी दुकानें उन्होंने बंद रखी, तो देखा देखी कुछ ही घंटे के अंदर तेहरान के बाकी दुकानदार भी दुकान बंद करके सड़कों में आने लगे। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अब ये प्रोटेस्ट बड़े शहरों के मार्केट से निकलकर ईरान के भीतरी हिस्सों तक पहुंच चुकी है। एंड दिस इज नॉट एन अर्बन प्रोटेस्ट टुडे, दिस प्रोटेस्ट आर टेकिंग प्लेस इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ ईरान। दरअसल ये प्रोटेस्ट इतने बड़े नहीं होते अगर जो ईरानियन रेजिम है उसने पहले से इनको बेटर हैंडल किया होता। सरकार ने पहले प्रोटेस्टर की डिमांड के साथ थोड़ी हमदर्दी जताने की कोशिश की। आम लोगों के लिए कुछ $60 प्रति माह देने का अनाउंसमेंट किया, लेकिन जब तक ये अनाउंसमेंट होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग 40% इन्फेक्शन लगभग 1 दशक में झेल रहे थे। अमेरिकन और यूरोपियन सेंक्शन ने आम लोगों का जीना पहले से ही मुश्किल करके रखा था और उनकी खुद की सरकार उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जगह रिप्रेशन, मोरल पॉलिसिंग एंड न्यूक्लियर आर्म मूवमेंट में लगी पड़ी थी। ऐसे में लोगों का जो गुस्सा है वो किसी एक एक्शन या एक डिसीजन
रीजन के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ था, जो कि $60 महीने की खैरत से बिल्कुल शांत होने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ हालत जो है, यहाँ तक भी शायद काबू हो जाते। बात ज्यादा तब बिगड़ गई जब बाहर से अमेरिका और इजराइल ने बयानबाजी शुरू कर दी। बयान आते ही ईरान की सरकार को भी प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने का बहाना मिल गया। अब यहाँ भी वही हुआ जैसा कि हर एक डिक्टेटर ना वो अपने राज्य में ऐसा ही करता है। अब जनता अपनी आवाज तो खुद से उठा नहीं सकती, जरूर बाहर के सोर्सेस से या CIA या अमेरिका सरकार ने ही करवाया होगा। अब ईरान की सरकार ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया, अपने ही लोगों को अमेरिका का एजेंट बुलाना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टर्स को दंगाई बुलाकर क्रैकडाउन बहुत ही बुरी तरीके से शुरू किया। जैसा कि हमने बताया, 500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ह्यूमन राइट ग्रुप का यह मानना है कि यह आंकड़ा 500 से भी ज्यादा हो सकता है। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या सही है क्या गलत है बहुत ही मुश्किल से बाहर आ पा रही है। आगजनी है, ये बात तो श्योर है। आगजनी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रोटेस्टर्स पर काबू पाने के लिए सरकार ने वहाँ एक कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन भी कर दिया है, ताकि प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइज ना हो पाए, वो अपने आप को रास्ते पर कोऑर्डिनेट ना कर पाए और सरकार की जो बर्बरता हो रही है उसका परिणाम दुनिया तक ना पहुंच पाए। अब आप ये सोचेंगे ये लोग कहां तक गए हैं। ईरान ने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके स्टारलिंक तक का एक्सेस ब्लॉक करने की कोशिश की, जो कि सीधा सैटेलाइट से संपर्क करता है ये टेक्नोलॉजी। हालांकि ईरान के कुछ हिस्सों में अभी भी स्टारलिंक चल रहा है और कुछ खौफनाक जो दृश्य हैं वो हमें दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन ईरान की सरकार हो या कोई भी डिक्टेटोरियल सरकार हो, इस तरीके से ही सोचती है कि इंटरनेट शटडाउन कर देने से जो सच्चाई है वो छुप जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसी आगजनी की वीडियो, सड़कों पर लोगों का आना, यह जन सैलाब, जो हॉस्पिटल है उनके बाहर लाशों का ढेर, इन सब की तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल हो गई है। ईरान की सच्चाई दुनिया को अब दिखाई दे रही है। अब देखा जाए तो ईरान के ऑथोरिटेरियन रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक घड़ी है। आज उनके खिलाफ पूरा देश सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार बात अलग कैसे है, क्योंकि बात यहाँ सही है कि ईरान की सरकार ने पिछले 2-3 दशकों से कई प्रोटेस्ट को कुचला है। 1999 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट, 2009 में ग्रीन मूवमेंट, 2019 में फ्यूल प्रोटेस्ट जो फ्यूल प्राइस की वजह से हुआ था, और 2022 में ईरानियन लोगों ने अपने थियोक्रेटिक रूल्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। याद रखिए, वुमेन्स लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे। मासा आमीन की मौत के बाद शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट ने पूरे सरकार को हिलाकर रख दिया था, जब हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह से एक जवान लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था ईरान की मोरालिटी पुलिस ने। लेकिन लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इंटरनेशनल सपोर्ट के बावजूद भी सरकार सक्सेसफुल हो जाती है 2022 में इन प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए। बीते 4 दशकों से यह जो सिस्टम है ईरान का खूनी खामनी का, इसको हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन हमेशा यह कोशिश नाकाम रही है। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग हो सकती है, समझाता हूँ कैसे। नंबर 1, ईरान के लिए ये लार्ज प्रोटेस्ट वहाँ के बाजारों से शुरू होता है। ये सिर्फ एक जंजी रिवोल्यूशन नहीं है, ईरान की लोकल इकोनॉमी के लिए ये बाजार रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन बाजारों से ईरान की सोसाइटी का हर एक तबका जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो गरीब इंसान हो, अपर मिडिल क्लास इंसान हो, या इवन ईरान की जो एलाइट क्लास है। बाजारों से सभी वर्गों की हमदर्दी होती है, इसीलिए यहाँ से निकले प्रोटेस्ट एकदम से देश भर के हर एक कोने में फैल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1979 के ईरान रिवोल्यूशन, जिसके बाद ईरान में आयतुल्लाह पावर में आते हैं, वो रिवोल्यूशन भी तेहरान के बाजारों के प्रोटेस्ट के रूप में ही शुरू हुआ था। इस रिवोल्यूशन में अमेरिका का ईरान में जो वर्चस्व था वो खत्म होता है, शाह रेजा पहलवी का राज भी खत्म हो जाता है। दूसरा, सिविलियंस के अलावा ये जो प्रोटेस्ट है कई मायनों में अलग है, जैसा कि इसका जो स्कोप है, ये प्रोटेस्ट देश के इकोनॉमिक सिचुएशन के खिलाफ है। जैसा इन्फ्लेशन ले लीजिए, करेंसी का फ्री फॉल ले लीजिए, और रोजमर्रा का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको लेकर। अब आमतौर पर लोग जब अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब पॉलिटिकल या सोशल सिचुएशन के खिलाफ अगर गुस्सा है तो आप कुछ लॉलीपॉप पकड़ा सकते हो। ऐसे लोग जिसे पैसे की किल्लत होती है, वो जब सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी मजबूरी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें आप डरा धमका नहीं सकते, लॉलीपॉप देकर वापस नहीं भेज सकते हो, क्योंकि उन्हें घर भी जाने से डर लगता है, क्योंकि वो घर चला नहीं पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आज बात ईरान में राजनीति के हक से ज्यादा जीने की मांग को लेकर है। ऐसे लोगों को आप पॉलिटिकल कंसेस नहीं दे सकते हो, या नया कानून नहीं ला सकते हो, या काले कानून वापस नहीं ले सकते हो, या फिर अच्छे दिन के वादे या प्रोटेस्ट को टाल नहीं सकता है। इकोनॉमिक प्रोटेस्ट में कोई भी एक पॉलिसी डिसीजन लोगों की आम परेशानी को ना मैजिकली गायब नहीं कर सकता है, ना ही लोगों की हालत एक ही दिन में सुधार सकता है। अब करेंसी की वैल्यू के ऊपर ही आप बात कर लीजिए, एक सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता है, वो तो मार्केट ही तय करता है ना कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। ठीक उसी तरह आज खामनी की सरकार कोई जादू की छड़ी घुमाकर इन्फ्लेशन को 70 से 4% तक ला तो सकती नहीं है। चौथा, आज ईरान की रिजिम शक्ति प्रदर्शन के मामले में भी कमजोर आ रही है। हालांकि फैक्ट ये है कि ईरान एक एडवांस मिसाइल पावर तो बन चुका है और इजराइल ने ये देख भी लिया है पिछले साल। लेकिन लेबनान, गाजा, सीरिया ने अपने प्रॉक्सी के थ्रू वो ज्यादा पावरफुल जो रीजनल पावर कमांड स्ट्रक्चर था वो अब कम होता आया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह और हमास को भी काफी हद तक उनको कमजोर कर दिया है। एक साल पहले सीरिया में प्रेसिडेंट बशर अल असद को भी हटा दिया गया, जो ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर्स में से एक थे। और इन सब के ऊपर पिछले साल जून में इजराइल से जो लड़ाई होती है, 12 दिन का जो जंग होता है, उसमें ईरानियन रिजीम के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर को मार गिराया जाता है। तो रिजीम की प्रेस्टीज के मामले में अगर आप बात करो तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक होता है, टॉप लीडरशिप पर अटैक होता है, इकोनॉमी ऑलरेडी काफी ढीली पड़ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है एक वीक पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का। और फाइनली इस बार ईरान के लोगों को अमेरिका की इंटरवेंशन की भी उम्मीद है। एक तो उन्होंने भी अभी वेनेजुएला में जो मुंडोरों के साथ हुआ उन्होंने देखा है, तो उन्हें पता है कि अगर यूएस चाहे तो वो खामनी को भी हटा सकता है। वहाँ के आम लोग भी खामनी से तंग है, परेशान है, इसीलिए सड़कों पर अब उतर रहे हैं। तो अमेरिका को अपना ऐसा कोई भी इंटरवेंशन को जस्टिफाई करने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन एक दिक्कत ये है कि वेनेजुएला की अपोजिशन एटलीस्ट ओपनली यूएस प्रो तो थी। ईरान में ऐसा कोई भी मेजर पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है जो ओपनली प्रो यूएस है या जिसका सहारा अमेरिका ले पाए। ईरान के लोग जितना नफरत आयतुल्लाह खामनी के रिज़्म से करते हैं, एक तबका तो वो भी है और काफी बड़ा तबका ये है जो उतनी ही नफरत अमेरिका से भी करते हैं। तो यहाँ अमेरिका को भी इंटरवेंशन जो है वेनेजुएला से ज्यादा ट्रिकी होने वाला है उनके लिए। और ट्रम्प सरकार इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि अमेरिका के सोल्जर ईरान में जा रहे हैं मरने के लिए, तो इंटरवेंशन यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला भी बन जाता है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब भी कोई मामला होता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, और इस कहानी में भी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि विलन कौन है। अगर आप ईरानी लोगों की आंखों से देखें तो इस पूरी कहानी में दो विलन हैं, और वो दो विलन अब एक दूसरे के आमने सामने आने को अब लग रहा है तैयार है। सबसे पहला विलन है खुद अमेरिका, जिसने सालों से ईरान में डेमोक्रेसी नहीं आने दी। जी हाँ, आप बात सही सुन रहे हैं। आज अमेरिका चाहे डेमोक्रेसी के जो भी पार्ट पढ़ा दे, लेकिन बात तो सच चाहिए। हिस्ट्री तो यही है कि 1950 में जब ईरान के आम लोगों ने पहली बार एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई, पावर एक डेमोक्रेटिक सरकार के हाथ में दी, तो ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका ने ऑपरेशन एक्सचेंज के तहत 1953 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटाकर फिर से मोनार्की स्टेबलाइज करवा दी। ऐसा करने की वजह है क्योंकि ईरान के प्रधानमंत्री ईरान के ऑयल को नेशनलाइज करने की बात कर रहे थे और ईरान के तेल पर ईरान के लोगों का हक बताया। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन कैसे बर्दाश्त कर सकता है भाई, बताइए। इसके बाद 20 से 25 सालों तक ईरान में शाह का राज फिर से करवाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने खूब तेल लिया, यहाँ तक कि इसराइल के रिश्ते भी ईरान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अपने सोर्सेस अपने कल्चर पर अमेरिका का जो कंट्रोल है ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके खिलाफ फिर से ईरान के लोगों ने 1979 में अपनी आवाज उठाई, वो सड़क पर आए। इस बार उन्होंने फिर से शाह को देश से बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने मोनार्की फाइनली खत्म कर दिया। तो कहानी तो यहाँ हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ईरान के लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा करके अपनी ही कहानी का एक दूसरा विलन जो है उसको जन्म दे दिया। अमेरिकन बादशाह को रिप्लेस करके एक ऑथोरिटेरियन थियोक्रेसी का उन्होंने अनफॉर्चुनेटली रास्ता चुना। हार्ड लाइन रिलीजियस लीडर्स को देश की कमान सौंपकर ईरान ने फिर से डेमोक्रेसी से एक बहुत बड़ी दूरी अपने लिए बना ली। हालांकि ईरान में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, लेकिन उन इलेक्शन में भी सिर्फ वही लोग कंसल्ट कर पाते हैं जो वहाँ के रिलीजियस हेड आयतुल्लाह खामनी के करीबी माने जाते हैं। बेसिक फ्रीडम, वुमेन राइट्स, लिबर्टी, फ्री प्रेस जैसी चीजें अब नॉन एक्सिस्टेंस है ईरान में। उल्टा एक न्यूक्लियर वेपन पाने की जिद में ईरान के लोगों ने अपनी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है, प्रोग्रेस जो है, उसको देखा ही नहीं है सालों से। आज ईरान की कहानी से दो विलन एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प और खामनी के फोर्सेस के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे के खिलाफ वो देख रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो ट्रम्प फिलहाल सिर्फ उन फोर्सेस को टारगेट करना चाहेंगे जो डायरेक्ट प्रोटेस्ट पर गोलियां चला रहे हैं। उन पर टारगेट एयर स्ट्राइक करने की बात का ऑप्शन एक चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कुछ घंटे पहले ही ईरान में इंटरवेंशन करने की अपनी मंशा को एक बार फिर से प्रेस के सामने रखा है। हालांकि कोई भी प्लान ऑफ एक्शन अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन ट्रम्प अब अपना मन कब बदल दे ये प्रेडिक्ट करना आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है। शायद ट्रम्प को भी ये बात नहीं मालूम है। उधर जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी अटैक किया तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर रिटेलिएशन हमला कर सकता है, वो पीछे नहीं हटेगा। उधर इजराइल भी हाई अलर्ट पर है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो अमेरिका है, जो ये ईरान में चल रहे नेशनल वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट को सपोर्ट में कभी भी इंटरवाइन कर देगा और ईरान में सत्ता पलट से इजराइल को सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसके बाद इजराइल अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगा इन द मिडिल ईस्ट। अब आगे क्या होगा उस पर भी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। क्या अमेरिका सच में इंटरविन करेगा? अगर इंटरविन करता है तो फिर कितना करेगा और किस हद तक करेगा? क्या ईरान में वेनेजुएला स्ट्राइक कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा, या फिर इराक जैसा फुल फ्लेश इन्वेंशन हमें देखने को मिलेगा, या फिर ईरान के दोनों विलन्स आपस में किसी समझौते पर आ जाएंगे, जैसा कि अंदेशा हमें मिलना शुरू हो चुका है। अब धमकियों से बात कन्वर्सेशन एंड डायलॉग तक पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा यह एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी भी केस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के आयतुल्लाह खामनी की रिज़्म
आज अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कभी भी ईरान के अंदर इतनी अथॉरिटी, इतने लेवल तक अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया गया था। ईरान के लोगों ने तो अब प्रो मोनार्की स्लोगन भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिका में शरण लेने वाले मोहम्मद शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने देश लौटने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने यूएस में बैठे बैठे यह बयानबाजी शुरू कर दी है कि देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन्हें और इंटेंसिफाई होने की जरूरत है। लोग अपने घर वापस ना जाएं, इस प्रोटेस्ट को जारी रखें। लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जितना तेज होता है, क्रैकडाउन और बर्बरता उतनी ही तेज होती है। प्रोटेस्ट जितना जबरदस्त, उन पर क्रैकडाउन भी उतना ही जबरदस्त। जैसा कि हमने बताया कि बीते दशकों में कम से कम 4 ऐसे मेजर इंसिडेंट हो चुके हैं जो रिज्वी के खिलाफ लोगों ने जब अपनी आवाज उठाई तो उन्हें बहुत ही बर्बरता के साथ कुचल दिया गया। अब इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल हमें रिसेंटली 2022-2023 में दिखा। एंटी हिजाब मूवमेंट में जब कुछ ही महीनों के अंदर 550 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट हमारे पास आई और सरकार ने इस जबरदस्त तरीके से इस प्रोटेस्ट को कुचल दिया। अब वही इंटेंसिटी हमें फिर से दिखाई दे रही है, उससे भी ज्यादा भीषण इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए आप मौतों की रिपोर्ट देख रहे हो और 10,000 लोगों के अरेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आई है। साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स को डिस्क्रेडिट करने का ऑथोरिटेरियन प्लेबुक और भी डिप्लॉय कर दिया गया है। ईरानियन रिजीम प्रोटेस्ट को एंटी ईरान, अर्बन टेरिटरीज, अमेरिका और इसराइल के फालतू ये सब बुलाना शुरू कर चुके हैं। क्रैकडाउन का ये ट्रेलर ना काफी ये बताने के लिए कि आने वाले समय में यहाँ प्रोटेस्टर्स के साथ क्या होने वाला है।